शीलवती। जैनियों में इनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। इन्हें स्त्रीत्व का आदर्श माना जाता है। कहते हैं कि अब भी ये अपने पति के साथ 5वें देवलोक में निवास करती हैं। शीलवती का जन्म जो था वो सेठ जिनदत्त के घर हुआ। वह घरेलू कार्यों में बहुत ही निपुण स्त्री थी और साथ ही उन्हें शस्त्र विद्या का भी अच्छा ज्ञान था और उनकी धार्मिक प्रवृत्ति तो उस पर माशाअल्लाह। कहते हैं उनका विवाह उस समय के एक समृद्ध सेठ रत्नाकर के पुत्र अजित सेन से हुआ। शीलवती अपने सरल और सहज स्वभाव से परिवार के हर सदस्य का मन मोह लेती है। वह हर कार्य को बड़े लगन से करती है और उसके गुणों की जो अद्वितीय गुण थे उसके अंदर उनकी सराहना चारों तरफ होने लगती है। एक कहावत है ना, जब समय विपरीत हो तो चाहे कुछ भी अच्छा हो वह भी हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कष्ट देकर ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ शीलवती के साथ। एक रात शीलवती को लोमड़ी की आवाज़ सुनाई दी और वह उसके पीछे घड़ा उठाकर चल दी। उसी रात सेठ रत्नाकर ने अपनी बहू को रात को घर से बाहर निकलते हुए देखा और जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने तुरंत, जो कि एक पुरुष की मुख्य रूप से प्रवृत्ति होती है, एक ही शंका थी कि उनकी जो पुत्र वधू है वो चरित्रहीन है। सेठ ने अपनी पत्नी को बताया कि उन्हें अपने घर की बहू शीलवती के चरित्र पर संदेह है। उनकी सास ने सेठ से कहा भी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी बहू तो बहुत अधिक चरित्रवान है, जिसकी व्याख्या आसपास वैसे ही है तो उस पर कोई कैसे संदेह कर सकता है। लेकिन सेठ इस पर नहीं माने और कहते हैं सेठ बहू को उसके मायके छोड़ने के बहाने रथ पर बैठाकर जंगल में छोड़ने के लिए निकलते हैं। रास्ते में सेठ ने मार्ग में एक खेत देखा और उस खेत को देखकर सेठ बोला कि इस खेत में तो बहुत तगड़ी उपज हुई है, जो एक दिन अच्छा खासा अनाज देगी। लेकिन तभी वह बहू बोली, हाँ, अगर मालिक इसे खा ना ले। यह सुनकर सेठ ने सोचा कि उसकी जो पुत्र वधू है शायद वो पगला गई है। आगे जाकर सेठ एक शहर को देखकर कहते हैं कि यह शहर कितना समृद्धशाली नगर के रूप में विकसित है। लेकिन तभी वह पुत्र वधू कहती है कि काश यह उजाड़ होता, तभी सही रहता। उसके बाद सेठ ने एक व्यक्ति को देखा जो खून से लथपथ था और कहने लगे, यह कितना वीर योद्धा है। वहीं उनकी पुत्र वधू ने जवाब दिया कि नहीं, यह योद्धा नहीं बल्कि एक कायर है। सेठ को अपनी पुत्र वधू की ये विपरीत बातें सुनकर गुस्सा भी आ रहा था और दया भी आ रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद बहू पगला गई है। रास्ते में एक वट का वृक्ष आया। सेठ वहाँ सुस्ताने के लिए नीचे बैठ गया और पुत्र वधू से भी कहा कि वो वहाँ पर बैठ जाए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर बैठने से मना कर दिया। आगे जाकर एक उजाड़ सा गांव आया जिसमें मात्र 7-8 घर ही होंगे, लेकिन उन्हीं घरों में जो ये सेठ की पुत्र वधू थी उनके मामा का घर था और उन्होंने अपनी भांजी और उनके ससुर की खूब आवभगत की। जब ये यहाँ से चले तो इनकी पुत्र वधू ने कहा कि कितना खुशहाल और आबाद गांव है, जबकि सेठ के मन में इसके विपरीत भावना थी, जो कि उसे कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था। आगे चलकर सेठ एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं और उनकी बहू वहाँ पर खाना खाने लगती है। तभी एक कौवा आकर वहाँ काँव काँव करता है और शीलवती उसे बोलती है कि रो मत, मैं तुम्हारी सारी बातें समझती हूँ। सेठ भी सोया नहीं था और वह समझ गया कि उसकी जो पुत्र वधू है वह तो पशु पक्षियों की बोली को समझती है। उस बहू ने कौवे से कहा कि पहले मैंने एक की बात सुनी तो नौबत यहाँ तक आ गई कि मुझे मायके भेजा जा रहा है। अब अगर मैंने तुम्हारी बातें मानी तो न जाने मैं किस मुसीबत में पड़ जाऊंगी। तब शीलवती के ससुर जी उनसे पूछते हैं कि तुम किस बारे में बातें कर रही हो? क्या तुम कौवे से बातें कर रही हो? तो शीलवती कहती है, हाँ, मैं बचपन से ही पशु पक्षियों की बोली को समझती हूँ। मैंने उनकी बोली सीखी हुई है और यही जो मेरी सीख है पक्षियों की भाषा समझने की, आज मेरे दुख का कारण है। तब सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी पुत्र वधू से माफ़ी मांगी, परंतु साथ में ही उन्होंने अपने पुत्र वधू से पूछा कि आप जितने भी मैंने सवाल किए उनके उल्टे पुल्टे जवाब क्यों दे रही थी, जिससे कि मेरी परेशानी और अधिक बढ़ रही थी।
तभी शीलवती कहती है कि आप मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मुझसे माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि जब आप मुझसे माफ़ी मांगते हैं तो इससे मैं लज्जित होती हूँ। शीलवती कहती है कि उस रात को जब घर में सब सो रहे थे तो एक लोमड़ी की आवाज़ सुनी और वह कह रही थी कि एक मुर्दे के शरीर पर लाखों रुपए के गहने हैं, इसलिए मैं आधी रात को जाकर उनके गहने उतार लाई। तो सेठ ने पूछा कि तुम वो गहने घर में कैसे लाई? बहू ने कहा कि मैं जो वो मटका साथ लेकर गई थी उसी में वो गहने डाल कर लाई थी और उन्हें घर में ज़मीन में गाड़ दिया। और अब यह कौवा मुझसे कह रहा है कि जिस वट वृक्ष के नीचे तुम बैठी हो यहाँ 10 लाख सोने की मोहरें गड़ी हैं, परंतु पहले आपको इसे अपने हिस्से का भोजन देना होगा। तभी सेठ ने अपने भोजन से जो हिस्सा था वो कौवे को दिया और वहाँ की मिट्टी को खोदने लगे और वास्तव में वहाँ पर एक मिट्टी के कलश में लाखों स्वर्ण मुद्राएं मिली। अब सेठ को मालूम हो गया था कि उसकी बहू में वास्तविक रूप से कुछ न कुछ तो चमत्कारिक शक्तियाँ हैं जो वो अन्य जीव जंतुओं की भी भाषा समझती है। अब सेठ अपनी बहू को वापस घर की तरफ ले जा रहे थे तो उन्होंने अपनी बहू से मार्ग में पूछा कि जब उन्होंने इस खेत को देखकर ये कहा कि इस खेत में उपज अच्छी खासी होगी, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मालिक इसे पहले ही ना खा जाए? तो शीलवती कहती है, पिताजी, प्राय किसान खेत में बोने से पहले ही इतना कर्जदार हो जाता है कि इस फसल से बेचकर वह इतना भी नहीं कमा पाता कि वो अपना कर्जा उतार सके। फिर सेठ उस योद्धा के बारे में पूछते हैं कि आपने उस योद्धा को कायर क्यों कहा? तभी शीलवती कहती है कि वह जो योद्धा घायल था, घाव उसकी छाती में नहीं बल्कि उसकी पीठ में था, और पीठ में घाव एक कायर के होता है, ना कि एक योद्धा के। वह अवश्य रण क्षेत्र में पीठ दिखाकर भागा होगा। आगे सेठ जी अपनी बहू से पूछते हैं, तो फिर जब मैंने आपको कई बार कहा कि इस वट वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, आप क्यों नहीं बैठी? तो शीलवती कहती हैं कि पिताजी, इसका भी एक कारण है कि जिस पेड़ की जड़ें बाहर निकली हों वहाँ सदा सर्प जैसे जीवों का भय रहता है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं बैठी। आगे सेठ फिर से पूछते हैं कि जो एक अच्छा खासा बसा बसाया गांव था, नगर था, उसको तो तुमने उजाड़ बोला, वहीं एक उजाड़ गांव को समृद्ध घर गांव की संज्ञा दी, ऐसा क्यों? इस पर शीलवती कहती है कि ऐसे समृद्धशाली शहर होने का क्या फ़ायदा जहां आपको कोई एक गिलास पानी पूछने वाला ना हो। उससे तो वो 5-6 घरों वाला झोपड़ियों वाला गांव अच्छा था जहां पर अतिथि का इतना अधिक आदर सत्कार किया गया हो। ये सब जवाब सुनकर शीलवती के ससुर बहुत अधिक संतुष्ट हुए और कहते हैं कि कालांतर में शीलवती के इसी बुद्धिमता के कारण उनके पति को उस समय के जो वहाँ के शासक थे उनके दरबार में उच्च पद प्राप्त हुए। और यही नहीं, वहाँ के उस शासक ने भी कई बार शीलवती के अस्तित्व की परीक्षा ली, लेकिन हर बार वो असफल रहे। आई होप शीलवती की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।